हेलो फ्रेंड्स। आज हम गेट 2016 के सेट नंबर 3 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, द क्रॉस सेक्शन ऑफ टू सॉलिड बार मेड अप ऑफ सेम मटेरियल से बने हुए हैं, तो इसकी जो प्रॉपर्टी के कांस्टेंट होते हैं वो सेम होंगे। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हैज फ्लेक्चर रिजिडिटी I1 एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैज फ्लेक्चरल रिजिडिटी I2। बोथ सेक्शन हैव सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाम को गिवन है, तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन की अगर बात करें तो सेम मटेरियल के बने हैं, तो सपोज दैट क्रॉस जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है उसका इलास्टिक मॉडुलस E1 है, ठीक है, और इसका इलास्टिक मॉडुलस E2 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू, हमको सेम मटेरियल के बने हैं और दिस इज E, ठीक है। उसके बाद बोला है कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। मान लीजिए ये A1 है, दिस इज A2। यहाँ पर आपका हो जाएगा A1 इक्वल टू A2, ठीक है। और क्या गिवन है, फ्रैक्चर रिजिडिटी। तो इसका क्रॉस स्क्वायर वाले का फ्रैक्चर रिजिडिटी आपको गिवन है I1 और इसकी गिवन है आपको, और पूछा है I1 और I2 का, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रैक्चर रिजिडिटी। फ्रैक्चर रिजिडिटी आप जानते हैं, इसको अगर मैं D से डिनोट करूं, लेकिन यहाँ पर देखिए उसको I से डिनोट किया। मैं पहले D से डिनोट करके बताता हूँ। D इक्वल टू हो जाता है E इंटू आई। ये I जो है ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है, फ्लेक्चर रिजिडिटी को I लिखा है। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ मैं M लिखूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में M लिखूंगा और इसको I लिखूंगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरा हो जाएगा फ्लेक्चर रिजिडिटी I इक्वल टू E इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, I1 अपॉन I2 का रेशियो चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 अपॉन I2 फ्लेक्चर रिजिडिटी का रेशियो है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ E1 इंटू M1 या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूँ मैं, और E2 अपॉन, यहाँ बात करें E1 और E2 बराबर हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, M1 अपॉन, अब देखिए यहाँ से एक रिलेशन आपको मिल जाएगा, दोनों का एरिया बराबर है। तो एरिया अगर मैं इसकी एक साइड A मान लूँ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की, ठीक है, और इसका डायमीटर D मान लूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए A1 क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्क्वायर का एरिया, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5/4 लिख सकते हैं। यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ A स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इक्वल टू 5/, ठीक। तो अब यहाँ से आप जानते हैं ये क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सर्कुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका आप लिख लीजिए। M1 आपका क्या किसका है, स्क्वायर का आप जानते हैं 1/12 टू E⁴, और सर्कुलर का क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू 5/4 इंटू E⁴। की वैल्यू यहाँ रख दीजिए उठा के, क्या आ जाएगा 1/12 E⁴, ठीक है, इंटू ऊपर चला जाएगा 64 डिवाइड बाई E⁴। यहाँ आपको A²/D² है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं A⁴ बटे E⁴ इक्वल टू क्या हो जाएगा, π² डिवाइड बाई 3। तो यहाँ अगर आप मैं बात करूँ तो यहाँ आपका क्या बचेगा, 64/12 इंटू A⁴ डिवाइड बाई E⁴। इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 × 12 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ठीक वो 4 16 चौको 16 आ जाएगा, ठीक है। 4 × 12 और 4 से यहाँ करेंगे तो 16, और A⁴ D⁴ की वैल्यू ये है आपकी, A⁴ D⁴ की वैल्यू क्या है, π²/16, और इसमें एक पाई और बचा है आपका, यहाँ यहाँ बचेगा
और इसकी वैल्यू रख देंगे आप पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 गॉट कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा पाई बाई आपका I1 की फ्रैक्चर रिजिडिटी का रेशियो आएगा पाई बाई, यहाँ आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट ऑन एलिमेंट शोन इन फिगर ए। ये कोई ए फिगर में एक स्टेट स्ट्रेस बताया हुआ है। ठीक है, द सेम स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज शोन इन अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, वही को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाया हुआ है। तो पूछा है द कंपोनेंट टाउ एक्स एस, टाउ वाई वाई और टाउ एक्स वाई। तो ये आपका टाउ एक्स एस हो गया, ये टाउ वाई वाई, और जो आपका शियर स्ट्रेस है वो टाउ एक्स वाई की वैल्यू पूछी। ठीक है, तो इसको हम मोर सर्कल से करेंगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, अदरवाइज आपके पास फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मोर सर्किल से मैं बताता हूँ। मोर सर्किल से करने के लिए दो तरीके हैं इसके। देखिए, आपको ये स्टेट गिवन है और इस स्टेट में आपको वैल्यू पूछी, तो आप मान के चलिए कि ये स्टेट आपको इसको रेफरेंस लेंगे और उसके इस रेफरेंस के आधार पर इस स्टेट को लेके आएंगे। मतलब पहला मैं बताता हूँ कि आप ए को रेफरेंस लेंगे, उसके बाद बी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ए को रेफरेंस लेते हुए, तो ए को अगर रेफरेंस लेना है तो मेरी अभी ओरिजिनल जो एक्सेस होंगी ए के रेफरेंस में वो इस तरीके से होंगी। ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, जो भी प्लॉट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मान के चलता हूँ ये एक्स वाई हैं, लेकिन उसको मैं प्लॉट करूँगा नॉर्मल तरीके से। तो दिस इज योर प्लस सिग्मा एक्सेस और दिस इज योर प्लस शियर स्ट्रेस एक्सेस। ठीक है, तो अब इस स्ट्रेस को, इस स्टेट को करते हैं, तो ये आपका फेस हो गया कौन सा, जहाँ पर प्लस सिग्मा है और प्लस टाउ एक्स वाई होता है। तो यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको, दो कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए। तो जबकि यहाँ शियर स्ट्रेस क्या है, जीरो, तो टाउ एक्स वाई का जीरो हो जाएगा। तो इस फेस का कोऑर्डिनेट आपका अगर आप लिखेंगे तो क्या बचेगा आपका, पी टेंसाइल है तो पॉजिटिव कॉमा जीरो। ठीक है, सिमिलरली इस वाले फेस का यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ भी आपका टाउ एक्स वाई क्या है, जीरो, और ये निगेटिव है तो पी कॉम माइनस पी कॉमा जीरो। तो अब इसको प्लॉट कर लीजिए, तो देखिए प्लस पी कॉमा जीरो कहाँ आएगा, लेट्स से दिस इज पी, ये हो जाएगा पी कॉमा जीरो, और मान लीजिए ये है आपका माइनस पी कॉमा। ठीक है, क्योंकि देखिए स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस ही है यहाँ पर, नॉर्मल स्ट्रेस आपने प्लॉट कर लिए। अब क्या करना है, इससे इसको डायमीटर मान के कि ये दोनों बराबर है तो ये सेंटर हो गया, तो ये रेडियस लेके आप एक सर्कल खींच, खींच गया सर्कल। अब देखिए ये जो पोर्शन था, ए वाली जो पोजीशन थी आपकी, ए वाली पोजीशन बी में कैसे आएगी, अगर मैं इसको 45 रोटेट कर दूं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, अगर इसको रोटेट कर दूं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, ये वाली स्टेट आ जाएगी। ठीक है, तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो आपको आपको पता है, जब आप थीटा एक्चुअल में इधर एलिमेंट में रोटेट करते हैं तो मोर सर्किल में कितना आपको रोटेट करना पड़ता है, 2 थीटा। तो यहाँ मैं 45 रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे कितना करना पड़ेगा, 90। तो यहाँ से आप इसको 90 रोटेट कर दीजिए। 90 आपने रोटेट किया तो ये वाली जो पोजीशन है आपकी, ये पोजीशन आपकी किसके करस्पॉन्डिंग आ गई, बी के, ये आपकी बी के करस्पॉन्डिंग आ गई। तो बी पे देखिए क्या क्या है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर देखते हैं। तो यहाँ पर बी, यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो कॉमा टाओ, और जो कि क्या हो गई, ये पी था, तो ये भी क्या होगा, ये रेडियस है तो ये भी पी हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, पी। ठीक है, अच्छा इधर अगर हम बात करें क्या होगा, ये माइनस एक्सेस है, तो यहाँ जीरो कॉमा माइनस पी, और ये क्या कहलाएगा, देखिए ये वाला एक होगा आपका टाउ एक्स एक्स, और ये हो जाएगा आपका टाउ वाई वाई, तो इसको आप लिख सकते हैं टाउ एक्स वाई, और यहाँ लिख सकते हैं आप टाउ एक्स वाई, यही हुआ ना।
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर टाउ एक्स एक्स क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस से यहाँ पर क्या है 0। यहाँ ये क्या है टाउ एक्स एक्स क्या है आपका नॉर्मल स्ट्रेस है ना, टाउ एक्स एक्स नॉर्मल स्ट्रेस है तो ये 0 है। और टाउ वाई वाई भी 0 है। आपको बचा क्या है टाउ एक्स वाई क्या है पी, और टाउ वाई एक्स पी है। जब तो अगर आप फिर ऐसे लिखें टाउ एक्स वाई माइनस पी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो पूछे हैं आपको टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स एस, टाउ वाई वाई, टाउ एक्स वाई, क्या हो जाएगा 0,0,T, ठीक है। एक चांस मैंने ऐसे घुमाया था, आप ऐसे भी घुमा सकते। तो अगर ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ आएंगे आप, तो ये वाला पोर्शन आएगा। तो एक पाल एक एक ये भी हो सकता है ऑप्शन, एक ऑप्शन आपको हो सकता है 0, तो यहाँ आपको केवल एक ही ऑप्शन गिवन है, आपको बी ऑप्शन, ठीक है। ये तो हुआ कि हम पहले ए को रेफरेंस लेते हुए बी की तरफ बढ़ें। अब मैं बताता हूँ कि बी को रेफरेंस लेते हुए ए की तरफ करेंगे, तो थोड़ा सा टिपिकल है बट कर सकते हैं। देखते हैं कोशिश करते हैं हम। सपोज दैट जो आपकी बी पोजीशन है उसको मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। तो लीजिए बी पोजीशन की रेफरेंस ले लिया, और उसके लिए मैं एक मोर सर्किल ड्रॉ करता हूँ। तो उसका मोर सर्किल मान लेता हूँ ए पॉइंट हो गया आपका टाओ एक्स एस एंड टाओ एक्स वाई। सपोज दैट कि यहाँ कोई पॉइंट है, ये हो गया आपका टाओ वाई वाई, टाओ एक्स वाई, यही होगा। इसको अगर आप मिला देंगे तो ये आपको डायमीटर मिल गया, तो आप इसका सर्किल खींच लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम अगर बी से ए की तरफ जाएं, बी के ए की तरफ जाने पर इसको क्या करना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है, ठीक है। तो इसको इस पोजीशन को 45 न करके क्या करना है 90। यहाँ पर जब भी आप एलिमेंट को थीटा घुमाते हैं तो मोर सर्किल में 2 थीटा, तो इसको 90, तो इसका 90 कुछ ऐसे होगा, दिस इज 90। अब बात कर, ये आपको पोजीशन मिल गई बी, जो ए पोजीशन है ये ए वाली है। लेकिन ए में अगर आप देखेंगे ए के दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट यहाँ होंगे। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में आप देखिए ए के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, ए के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में क्या है P, 0, मतलब आपका शियर स्ट्रेस 0 है और P है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट P कब हो सकता है, ये वाला पॉइंट P कब हो सकता है जब ये इस तरफ की ओर बढ़े और आता 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 यहाँ आ जाए, तभी P हो सकता है ना। यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू P कब हो सकती है जब ये आता आता यहाँ बढ़े, तो जब ये बढ़ेगा तो ये फिर ये इनके बीच में 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये भी क्या होगा यहाँ पहुँच जाए इस साइड। तो मतलब कि हमने जो यह रैंडम वैल्यू ली थी, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है कि ये वाला पॉइंट यहाँ कब पहुँचेगा जब ये वाला पॉइंट 0 हो जाए, तब यहाँ क्या हो नॉर्मल स्ट्रेस इस एक्सेस पे पहुँच जाए, ये 0 हो जाए। जब ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि टाउ एक्स एक्स जब 0 हो जाएगा तब हमें वो पोजीशन अचीव हो जाएगी, ठीक है। और टाउ एक्स वाई क्या हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली उस वाले एंड पे देखेंगे तो टाउ वाई वाई, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के फायदे होते हैं। ये ट्रू स्ट्रेन से आप देखिएगा मैंने अगर कराए हैं यहाँ, तो आपका क्या है इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील सैंपल इज रिकॉर्डेड दिस, ठीक है। तो देखिए आपको एक ध्यान देना है कि आपको स्ट्रेन क्या है परसेंटेज में दी हुई है, ठीक है। तो आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रेन आपको दी हुई है परसेंटेज में, तो इसको पॉइंट में निकाल लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.100%, तो आप क्या लिख सकते हैं 0.001, ठीक है। अब आपसे ट्रू स्ट्रेन पूछा, ट्रू स्ट्रेन आप जानते हैं क्या हो जाएगा ln 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन,
ln प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा ln 1 + 0, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगी 0.0000, ठीक है। लेकिन आपसे आंसर परसेंटेज में पूछा तो इसको परसेंटेज में निकाल लीजिए, तो डिवाइड बाई 100, सॉरी, डिवाइड बाई 100 परसेंटेज में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.099%, ठीक है। ये ऑप्शन। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए थे आप, ये क्या बोला है देख लेते हैं। A square plate of dimension L into L subjected to uniform pressure P 250 megapascal on its edges as shown in the figure. Assume plane stress condition, मतलब प्लेन स्ट्रेस मतलब एक्स वाई में ही स्ट्रेस हैं, तो जेड डायरेक्शन में नहीं है प्लेन स्ट्रेस। यंग मॉडुलस आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, डिफॉर्म शेप इज स्क्वायर, ठीक है। जो इसके बाद डिफॉर्मेशन जो हो रहा है वो भी स्क्वायर है, और उसकी एक डायमेंशन आपको गिवन है L-2, वेयर L इज इक्वल टू 2 मीटर एंड डेल्टा इज 0.001 मीटर। द पॉइसंस रेशियो ऑफ द प्लेट मटेरियल इज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, मान लीजिए ये कोई आपका बार है, एक लग रहा है। इस केस में अगर आपको स्ट्रेन लिखनी हो, हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेन क्या हो जाएगी, पॉइसंस रेशियो अगर इसका म्यू है क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एक तो इस डायरेक्शन में डायरेक्ट जो स्ट्रेन आएगा वो क्या हो जाएगा आपका P/E माइनस, यहाँ भी देखिए जब इसको फैलाएंगे तो एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, वहाँ भी एक स्ट्रेन आएगा, वो क्या हो जाएगा म्यू टाइम्स, आप जानते हैं म्यू क्या हो जाएगा आपका, म्यू क्या होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड बाई लेटरल, ठीक है। तो म्यू यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं P/E, ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेन। सिमिलरली अगर आप इसमें लिखना चाहें तो यही होगा, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर P कंप्रेसिव लग रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको अगर P/E में कॉमन ले लूँ ये क्या आ जाएगा 1 - ठीक है। अंतर क्या है इस वाले में, इसमें क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें हमने टेंसाइल लिया था, यहाँ क्या है कंप्रेसिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू -P/E 1 - ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में स्ट्रेन कैसे, चेंज इन लेंथ इन डायरेक्शन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में चेंज इन लेंथ क्या हुआ है, ओरिजिनल लेंथ कितना था L, ठीक है, और फाइनल लेंथ क्या हो गया L - 2 डेल्टा, ठीक है। चेंज कितना हुआ है माइनस डेल्टा, घटा है ना इसलिए माइनस डिवाइड बाई L। तो क्या ये दोनों स्ट्रेन बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तो इनको बराबर कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2 डेल्टा बाई L इक्वल टू -P/E 1 - यहाँ से आप वैल्यू रखिए और म्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, म्यू को कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू डेल्टा 0.001 डिवाइड बाई 2 मीटर इंटू ई इधर आ जाएगा, तो ई कितना था आपका 50, आई थिंक ई था, नहीं, ई 200 गीगा पास्कल, ई 200 गीगा पास्कल हो जाएगा, गीगा पास्कल है तो 10⁹ डिवाइडेड बाई यहाँ पी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक माइनस और माइनस था ना, माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ डिवाइड बाई पी, पी कितना है 250,
मेगा पास्कल, तो और ये बचेगा। यहाँ बात करें तो आपका टू टू गॉट कैंसिल। ये देखिए क्या है, 9, 9, ये 3 और ये 6, 9 हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा गया। यहाँ क्या बचेगा आपको फाइनली, 100/2 इक्वल टू 1 माइनस, तो 0 तो और काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.8। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस म्यू इक्वल, यहाँ पर आपका म्यू हो जाएगा। ठीक, मैं फिल इन द बैलेंस था तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, देयर टू सर्कुलर शाफ्ट मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, 2 सर्कुलर शाफ्ट हैं, सेम मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है, वन इज सॉलिड एंड वन हॉलो, हैव सेम लेंथ एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। एक तो सेम मटेरियल से बना है, तो आपका जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होंगी सेम होगा। जी आपका का सेम होगा, जी सॉलिड जी हॉलो इक्वल टू जी। उसके बाद आप बोला लेंथ, तो लेंथ सॉलिड इक्वल टू लेंथ हॉलो इक्वल टू एल। बाद पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो आई पी सॉलिड इक्वल टू आई पी इक्वल टू मान लेता हूँ मैं। ठीक है, हेयर थीटा एस इज द ट्विस्ट। ठीक है, थीटा एस क्या है, सॉलिड का ट्विस्ट है, एंड टाउ एस है शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन सॉलिड शाफ्ट। सिमिलरली हॉलो शाफ्ट में आपको दिया है थीटा एच एंड टाउ इन हॉलो शाफ्ट। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनमें रिलेशन निकालना है। देखिए, हाँ इसमें क्या है, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है, ट्विस्ट है, तो मतलब यहाँ ट्विस्टिंग हो रहा है, और शाफ्ट का ट्विस्टिंग हो रहा है, उसकी वजह से शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगा और उसमें कुछ ट्विस्ट भी आएगा। ठीक है, तो 2 आपके शाफ्ट हैं, एक हॉलो शाफ्ट है, एक आपका सॉलिड शाफ्ट है, लेंथ बराबर है, मटेरियल एक जैसा है, और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बराबर है, मान लीजिए ये आपका सॉलिड शाफ्ट है और ये आपका हॉलो शाफ्ट। ठीक है, तो हॉलो शाफ्ट का इनर डायमीटर मैं ले लेता हूँ, या इनर रेडियस लिख लें, या डायमीटर, जो डी आई इज इनर डायमीटर और डी आउटर इज डी आई एच, डी आई डी ओ, ये हो जाएगा डी आई, मतलब इनर डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट और आउटर डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट, और ये आपका हो जाएगा डी एस सॉलिड। तो इसका मैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूँ 5/32 इंटू डी की पावर 4 होता है, तो ये हो जाएगा डी एस की पावर 4 इक्वल टू, लिख सकता हूँ 5/32 इंटू, ये क्या हो जाएगा, डी आउटर हॉलो की पावर 4 माइनस डी इनर हॉलो की पावर। तो यहाँ से 5/32 कौन, डी सॉलिड की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा डी आउटर हॉलो की पावर 4 माइनस डी इनर हॉलो की पावर। ठीक है, अब आप जानते होंगे जो आपका एक बेंडिंग इक्वेशन होती है, एक ट्विस्टिंग इक्वेशन, वो इक्वेशन आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, क्या होती है, पी वाई आई पी इक्वल टू टाउ वाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। अब देखिए, आपको ट्विस्ट निकालना है, हॉलो और उसमें रिलेशन निकालना है, तो ये वाला आप ले लीजिए ट्विस्ट के लिए, और साथ में आपको देखिए टॉर्क और आईपी भी दिया हुआ है, तो ये इन दोनों का रिलेशन आप लिख लीजिए। ठीक है, आप इन दोनों के रिलेशन लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा ट्विस्ट। कि आपका इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, अभी अभी आप इन दोनों में रिलेशन निकाल लीजिए तो मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, थीटा सॉलिड अपॉन थीटा हॉलो इक्वल टू, ठीक है, थीटा सॉलिड अगर आप लिखते हैं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपका, टॉर्क सॉलिड इनटू लेंथ सॉलिड डिवाइडेड बाई जी सॉलिड इनटू
IP सॉलिड, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ लिखते हैं आप थीटा हॉलो के लिए क्या आ जाएगा, T ऑफ हॉलो इंटू L ऑफ हॉलो डिवाइड बाई G ऑफ हॉलो IP। आपको पता है, देखिए G सॉलिड और हॉलो का बराबर है तो ये कैंसिल कर दीजिए, L बराबर है, L कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है तो वो भी कैंसिल हो गया। और आपका क्या है, क्या हो जाएगा, टॉर्क, टॉर्क भी बराबर दिया है शायद। बोथ आर सब्जेक्टेड टू सेम टॉर्क, टॉर्क हम मिस कर दिए थे, तो यहाँ भी टॉर्क हॉलो इक्वल टू टॉर्क सॉलिड टी ले लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 1। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, थीटा सॉलिड इक्वल टू, एक रिलेशन आपको मिल गया। इससे आपने इसको स्ट्राइक आउट कर दिया और इसको भी स्ट्राइक आउट कर, ठीक है। मतलब आपको इन दोनों में से आप एक ऑप्शन चाहिए। तो दूसरा आपको क्या रिलेशन निकालना है, शियर स्ट्रेस में, तो अब शियर स्ट्रेस का रिलेशन ले लेते हैं। अभी हमने क्या लिया था, थीटा का रिलेशन लिया था, अब हम स्ट्रेस का रिलेशन, शियर स्ट्रेस का रिलेशन ले लें। तो शियर स्ट्रेस का रिलेशन लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रिलेशन ले सकते हैं, ठीक है। या आप इन दोनों का भी रिलेशन ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं इन दोनों का रिलेशन ले लेता हूँ। इन दोनों का अगर रिलेशन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, टाउ ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई आर ऑफ सॉलिड इक्वल टू जी ऑफ सॉलिड थीटा ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई एल ऑफ सॉलिड, ये हो जाएगा। और एक क्या बचेगा आपका, हॉलो, आर ऑफ हॉलो इक्वल टू जी ऑफ हॉलो एंड थीटा ऑफ हॉलो एल ऑफ हॉलो, ठीक है। इनको डिवाइड कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, टी ऑफ टाउ हॉलो टाउ सॉलिड, ठीक है। और क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ये देखिए नीचे आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, आर ऑफ हॉलो, और यहाँ आपका आ जाएगा आर ऑफ सॉलिड इक्वल टू, ये देखिए इसमें क्या है, टी ऑफ सॉलिड पहले आएगा तो टी ऑफ सॉलिड थीटा ऑफ सॉलिड एल ऑफ सॉलिड इंटू, यहाँ क्या आ जाएगा, जी ऑफ हॉलो थीटा ऑफ हॉलो इंटू एल ऑफ, ये सब बराबर हैं, सब कट जाएंगे। आप थीटा सॉलिड और हॉलो को बराबर निकाल चुके हैं, यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ टाउ ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई टाउ ऑफ हॉलो इक्वल टू, क्या हो जाएगा, आर ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई आर ऑफ, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, डी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई डी ऑफ हॉलो, रूट से मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर कर दूँ तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपको मिल गया, अब आपको इसमें रिलेशन निकालना, देखिए आपको ये रिलेशन पता है, देखिए ये क्वांटिटी कहीं ना कहीं इस क्वांटिटी से बड़ी है, तभी तो इसमें कुछ घटा है तब बराबर आया है। तो डी ऑफ सॉलिड है वो बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि डी ऑफ जो हॉलो है वो बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस किया तब वो जाके सॉलिड के बराबर आया है, ठीक है। मतलब डी ऑफ सॉलिड जो है वो छोटा है डी आउटर ऑफ हॉलो के, क्यों, क्योंकि डी आउटर ऑफ हॉलो से कुछ घटाए हैं तब जाके डी ऑफ सॉलिड के बराबर आया, तो ये चीज़ है। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाई डी आउटर ऑफ हॉलो लेस देन 1, तो ये रिलेशन आपको मिल, तो ये लेस देन 1 है तो ये भी लेस देन 1 हो जाएगा, तो लेस देन 1 होगा तो टी एस लेस देन टी। आपको एक रिलेशन आया था थीटा एच इक्वल टू थीटा एस, एक आपका आ गया टाओ सॉलिड का छोटा होगा और स्ट्रेस उसमें ज़्यादा होगा हॉलो में, ठीक है। पर डी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाए, डी ऑप्शन देखिए यही आ रहा ना, ठीक, ये बराबर है और इसमें हॉलो का शियर स्ट्रेस ज़्यादा है, ठीक। चलिए एज ए रिलेशन भी आप ये याद रख सकते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डेटा नहीं है। इसमें आप ये याद रख सकते हैं कि अगर सेम टॉर्क है
सेम मटेरियल के हैं, सेम लेंथ है, सेम पोलर ऑफ मोमेंट इनर्शिया है, तो उस केस में दोनों का ट्विस्ट बराबर होता है, लेकिन शियर स्ट्रेस जो है हॉलो में ज़्यादा होता है, हॉलो में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, ए बीम ऑफ लेंथ एल इट्स कैरी ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। ठीक है, द फ्लेक्चरल रिजिडिटी। आप देखिए एक चीज़ देखिए, अगर ये वाला पेपर किसी ऐसे बंदे ने दिया होता जो जिसका थोड़ा सा दिमाग चलेगा, तो आपका जो पहला क्वेश्चन था आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो, फ्लेक्चरल रिजिडिटी ई आई, आपको यहाँ फ्लेक्चरल रिजिडिटी दे दिया है ई आई, और पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, फ्लेक्चरल रिजिडिटी पूछा था। देखिए मैं दिखाता हूँ बैक करके, यहाँ ई आई दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, देखिए मतलब एक नंबर तो फ्री में था, और देखिए यहाँ पर क्या है, उसी फ्लेक्चर रिजिडिटी के बारे में पूछा। ठीक है, तो अगर आप पेपर भी अच्छे से पढ़ते ये वाला, तो एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आपका फ्री था, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए फ्लेक्चर रिजिडिटी ई आई दिया हुआ है। ठीक है, और वहाँ मैंने यही यूज़ किया था, और इसी को यूज़ करके निकालना था। देखिए आपका क्वेश्चन भी, पेपर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन 2016 वाले में फ्री में था ये। ठीक है, चलिए खैर बात करते हैं इसमें। फ्लेक्चरिटी ई आई द रिएक्शन एट द सिंपल सपोर्ट एट रिजिड एंड, मतलब इस एंड पर रिएक्शन पूछा। ठीक है, तो चलिए इसको बात करते हैं। मान लीजिए रिएक्शन है आर, ठीक है, यूडीएल लगा हुआ है, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ का। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूँ ऐसे क्वेश्चन को। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आपकी, अगर आप नॉर्मल इक्वेशन से जाएंगे तो आपके वेरिएबल ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट ये हो गया, केवल इसमें यूडीएल लग रहा है, ठीक है, प्लस इसमें ये रिएक्शन लग रहा है। समझ गए, सेम बीम है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो अगर आप देखिए इस लोड की वजह से बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, और इस रिएक्शन की वजह से बीम यहाँ डिफ्लेक्ट होगी। मान लीजिए ये हो गया डेल्टा वन, दिस इज डेल्टा टू। तो जब इन दोनों को मिला देंगे तो ये आना चाहिए, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये पोजीशन आनी चाहिए। दैट मीन आपका डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू जीरो होना चाहिए, और मैं कह सकता हूँ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो डेल्टा वन इक्वल टू माइनस डेल्टा टू होना चाहिए। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो डेल्टा वन शुड बी इक्वल टू डेल्टा टू होना चाहिए। ठीक है, बस यही कंसेप्ट था। तो आपको पता है ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इसका। कोई भी कैंटिलीवर बीम में यूडीएल अगर डब्ल्यू का लगा है, उसके फ्री एंड पर जो डिफ्लेक्शन होता है वो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इसको निकालने आप एग्जाम में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाए। तो ये क्या होता है, डब्ल्यू एल की पावर फोर डिवाइडेड बाई ए टी आई, ये आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड केस है। क्या केस है आपका, सिंपल सपोर्टेड बीम में जब भी यूडीएल लगता है तो उसके फ्री एंड पर जो डिफ्लेक्शन होता है डब्ल्यू एल की पावर फोर डिवाइड बाई एट ई आई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम में किसी फ्री एंड पर अगर कोई एक कंसनट्रेटेड लोड डब्ल्यू लगा हो, या यहाँ इस केस में देख लेते हैं आर लगा हो, तो वहाँ पर डेल्टा क्या होता है, वहाँ पर आपका डेल्टा होता है आर एल क्यू बाई थ्री ई आई। ठीक है, मतलब आर यहाँ पी लिख सकते हैं आप, मतलब ये वाला केस है, जब भी कैंटिलीवर बीम में अगर पी लोड लगता है तो फ्री एंड पर आपको डिफ्लेक्शन हो जाएगा पी एल क्यू बाई थ्री आई। तो यहाँ पी की जगह क्या है, आर है, और ये क्या है डेल्टा वन, दिस इज डेल्टा टू। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो डेल्टा वन इक्वल टू होना चाहिए डेल्टा टू के। तो रख दीजिए, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल की पावर फोर डिवाइड बाई ए टी आई इक्वल टू आर एल क्यू डिवाइड बाई थ्री आई। ई आई गॉट कैंसिल, एल क्यू से एक एल कैंसिल, आर क्या हो जाएगा आप
3/8, 3/8। देखिए यहाँ कहीं है, सॉरी, एक एल भी बचेगा डब्ल्यू के साथ। यहाँ 4 है ना पावर, ये 3 पावर, तो एक पावर बचेगा, क्या आ जाएगा 3WL/8। ये ऑप्शन आप दोस्तों, एक क्वेश्चन और इसमें छूट गया है, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपका एक एक सर्कुलर ये है, इसमें 4 बोल्ट हैं, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पर, और इसका जो बोल्ट लगे हुए हैं ये आपके हैं 500 mm में, ठीक है। अगर इसका दूसरा व्यू देखें तो इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ ये बोल्टेड है, ठीक है। ये इस पे एक टॉर्क लग रहा है टी, ठीक है, 200 न्यूटन मीटर का दिया है शायद, ठीक है। और इसके एक बोल्ट का क्रॉस सेक्शन आपको 25 mm, ठीक। पूछा है, तो पूछा है क्या कि बोल्ट पर शियर स्ट्रेस कितना, बोल्ट पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। 4 बोल्ट हैं, ये तरीके से अरेंज्ड हैं सर्किल में, ठीक है। और इस पर एक इसका ये वो सामने का व्यू है, साइड से देखेंगे तो इस तरीके से है। तो ये किसी फ्लैंज में मान लीजिए लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसको, तो एक टॉर्क लग रहा है इस पर, एक 200 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस पर शियर स्ट्रेस निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए एक बोल्ट ये है, एक बोल्ट ये है, जो भी ये टॉर्क है, पर को अगर मान लीजिए इस पर, इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, इस पर एक यहाँ फोर्स आ रहा होगा, एक फोर्स यहाँ आ रहा होगा, फोर्स यहाँ, मान लीजिए ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, टी है, ये इसमें एक फोर्स आ रहा होगा F1, F2 ड्यू टू टॉर्क, F4, सॉरी, F3 एंड F4, ठीक है। तो ये एक टॉर्क बना रहा होगा, यहाँ से एक टॉर्क बन रहा होगा, यहाँ से एक टॉर्क बन रहा होगा, यहाँ से ये टॉर्क, ये बोल्ट पर डेवलप किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि ये इस पे लग रहा है, तो बोल्ट पर ये रिएक्शन की वजह से डेवलप हो रहे हैं। तो ये इसके द्वारा रिएक्शन टॉर्क किसके बराबर होना चाहिए, इस टॉर्क के बराबर होना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये टॉर्क बराबर होना चाहिए, देखिए, ये पूरे सर्किल का डायमीटर कितना है 100 mm, तो ये कितना हो जाएगा 50 mm। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसको F1 इंटू, मतलब रेडियस ले लेते हैं R सर्किल की, प्लस क्या होना चाहिए F2 इंटू आर, प्लस F3 इंटू आर, प्लस F4 इंटू आर। यही तो, ये एक टॉर्क बनाएंगे ना, और ये किसके बराबर होना चाहिए, जो ये टॉर्क लग रहा है इधर, क्योंकि ये रिएक्शन टॉर्क है। तो आपका, अब मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए चारों बोल्ट यूनिफॉर्मली डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, और चारों सिमिलर हैं, सारा का क्रॉस सेक्शन बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, आर यहाँ से अगर कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा F1 प्लस एफ प्लस F3 प्लस F4 डिवाइड बाई, क्या हो जाएगा 200, ठीक है। तो 200 मीटर डिवाइड बाई आर, आर कितना हो जाएगा 50 mm, 50 × 10⁻⁻²। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये ड्यूटी सिमेट्री, ये सारे फोर्स बराबर होंगे, ठीक है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 4F, यहाँ से अगर F निकालना आप चाहें, क्या आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बी, तो कैंसिल, यहाँ आपका आ जाएगा। तो एक फोर्स पर, ये कौन सा, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है बोल्ट पर, शेयर कर रहा है ये, ठीक है, बोल्ट इस तरीके से इधर फोर्स लग रहा है, तो क्या कर रहा है ये, इसको शेयर करना चाह रहा है,
तो यहाँ हमें बोल्ट पे क्या निकालना था, शियर स्ट्रेस। तो बोल्ट का शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू बोल्ट पर फोर्स कितना है 1000 न्यूटन डिवाइड बाई उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 25 mm²। तो mm² को -10⁻⁶ में लिख लीजिए। क्या आ जाएगा ऊपर अगर आप लिखेंगे 25 चौका 100 जीरो, क्या आ जाएगा 40 × 10⁻⁶। ये आ जाएगा आपको 40 मेगा। वहाँ पर आपका टाव एक बोल्ट पर आ जाएगा आपका। दोस्तों ये थे 2016 के क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट हो आप तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। थैंक यू।